सामाजिक विज्ञान का आपदा प्रबंधन पढ़ेंगे आज हम। देखो, आपदा से क्या अभिप्राय है। उत्तराखंड में आपदा के दो उदाहरण लीजिए, ठीक है। आपदा को न्यून करने वाले 4 उपाय कैसे कम कर सकते हैं, ठीक है। तो आपदा प्राकृतिक एवं मानवीय प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न वो स्थिति है। देखो, आपदा क्या है, प्राकृतिक हो सकती है या मानवीय प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न हो सकती है ना, वो स्थिति है जो व्यापक रूप से प्राकृतिक एवं मानवीय संपदा को क्या पहुंचाती है, क्षति पहुंचाती है। आपदा से हुई क्षति एवं उसका प्रभाव मानव समाज की प्रतिरोधक क्षमता से क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। जितने वो कंट्रोल कर सकती है उससे ज्यादा होता है ना, तहस नहस कर देता है ना। तो आपदा खतरे या विपत्ति का वो स्वरूप है जिसके कारण मानव की जो आर्थिक स्थिति है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। उससे उबरने के लिए किसकी सहायता की आवश्यकता होती है, बाहरी सहायता की आवश्यकता होती है, ठीक है। बाहर से सहायता मिलेगी आपको, तभी आप उबर पाओगे, खुद के दम पर नहीं उबर पाओगे, ऐसा नॉर्मली सोचता जाता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में आपदा के दो उदाहरण क्या है। एक तो यहाँ पर भूस्खलन होता है बहुत ज्यादा, भूकंप भी होता है और बादल भी फटते हैं, बहुत होते नहीं होते उत्तराखंड में, ये तो चलता है। आजकल आप देख लो वनाग्नि बहुत हो रही है, जो कि बहुत गलत बात है, वनाग्नि नहीं करनी चाहिए, समझ लो। वनों में आग नहीं लगाना चाहिए ना बच्चे, कितने कीट पतंग मर जाते हैं। तो आपदा को न्यून करने के उपाय, तो प्रभावित समुदाय की जागरूकता संकट का सामना करने में उपयोगी सिद्ध होती है, ठीक है। तो प्रभावित जो समुदाय है जहां पर प्रॉब्लम हुई है वहां पर जागरूकता हो उनको आपदा के प्रति, ठीक है। प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को आपदाओं से सुरक्षा हेतु शिक्षा एवं प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो लोगों को क्या मिलना चाहिए, जहां पर प्रभावित एरिया बोलते तो जहां पर नॉर्मली आता रहता है ना, जहां पर नॉर्मली शिकायत होती है कि यहाँ पर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, यहाँ पर बादल फटने की दुर्घटनाएं होती रहती है, यहाँ पर भूकंप आने की संभावना है, तो वहां पर प्रशिक्षण मिलना चाहिए। या भूकंप आएगा तो क्या करना चाहिए आपने, है ना, कैसे मकान बनाना चाहिए, मकान में सुरक्षित स्थान कौन से हैं आपके, समझ लो। तो ये पता होना चाहिए हमको, है ना। टेबल के नीचे जाना चाहिए, ये देहली के नीचे आना चाहिए, समझ लो, या खुले मैदान में जाना चाहिए, समझ लो। आपको पता होना चाहिए आपके एरिया में खुले मैदान कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए ऑलरेडी, क्योंकि जब आपदा आती है ना तो उस टाइम आपका थोड़ा सा टेंशन बढ़ जाती है और टेंशन में थोड़ा दिमाग कम काम करता है, समझ लो। तो आपको पहले से प्रिपेयर रहेंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। आपदा क्षेत्र में स्कूल, समुदाय तथा व्यक्तिगत स्तर पर प्रबंध समिति बनाई जानी चाहिए, ठीक है। तो कहां पर, स्कूल में, समुदाय में और व्यक्तिगत पर्सनली भी बनानी चाहिए क्या, प्रबंधन समिति। आपदा के समय कैसे मतलब हम निर्णय लेंगे, कैसे मतलब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम। उचित चेतावनी प्रणाली विकसित कर समय से उसका प्रसारण भी किया जाना चाहिए बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इंपोर्टेंट है, सुनामी के उत्पन्न होने के कारणों को समझाइए, ठीक है। तो एक तो भूकंप हो सकता है, ज्वालामुखी विस्फोट हो सकता है और हो सकता है भूस्खलन, ठीक है। तो भूकंप कैसे हो सकता है, जब समुद्रों में तीव्र शक्तिशाली भूकंप आता है तो समुद्र का जल तट की ओर प्रभावित होता है, ठीक है। समुद्र में क्या आता है, तेजी से भूकंप आता है तो क्या होगा, समुद्र का जल क्या होगा, तट की ओर, किनारों की ओर आएगा और ये क्या लेगा, विनाशकारी सुनामी लहरों उत्पन्न हो जाएंगी। लंबी लंबी लहरें होती हैं, बहुत किलोमीटर तक ऊंची होती हैं, याद रखिएगा, बहुत ही खतरनाक होती हैं। अब ज्वालामुखी विस्फोट कैसे होगा, कैसे कारण है सुनामी का, देखो, समुद्रों या उनके तटवर्ती भाग पर यदि शक्तिशाली ज्वालामुखी का विस्फोट होता है तब समुद्र के जल में विनाशकारी सुनामी लहर आ जाएंगी। और भूस्खलन कैसे होता है सुनामी के उत्पन्न का कारण, जब भूकंप या ज्वालामुखी विस्फोट के कारण समुद्री तटवर्ती चट्टानों में दरार आ जाएगी, वहां चट्टानों में आएगी दरार, तो दरार से क्या हो जाएगा, चट्टानें टूटकर समुद्र में गिरेंगी, समुद्र में गिरेंगी तो भूस्खलन के कारण क्या हो जाएगा, समुद्री लहरें सुनामी लहरों में बदल जाएंगी और संकट की स्थिति आ जाएगी। जैसे हम कोई चीज मतलब पत्थर डालते हैं पानी में तो उछाल आता है ना, सुनामी से क्या तात्पर्य है पूछेगा, इसकी क्या विशेषताएं उल्लेख कीजिए। तो सुनामी जापान मूल का शब्द लिखेंगे आप, सु तथा नामी के संयोग से बना है। सु का अर्थ है बंदरगाह, नामी का अर्थ है लहर। तो सुनामी बंदरगाह की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्री लहर है, ठीक है। सुनामी क्या है, बंदरगाहों की ओर प्रवाहित होने वाली समुद्री लहर है। इस विनाशकारी लहरों की उत्पत्ति भूकंप, ज्वालामुखी या भूस्खलन से समुद्र जल में ऊर्ध्वाधर हलचल उत्पन्न होने के कारण होती है, ठीक है। विशेषता क्या है सुनामी की, क्या विशेषताएं बोल रही है, तो सुनामी समुद्र की अनगिनत लहरों का श्रृंखलाबद्ध समूह है, ठीक है। बहुत सारी लहरें उत्पन्न होती हैं, उसका श्रृंखला बन जाती है, चैन बन जाती है, तो वो है। इस लहरों की ऊंचाई सदा एक समान नहीं होती, कभी कभी इनकी ऊंचाई 15 मीटर से भी अधिक हो जाती है। कितना हो जाता है, 15 मीटर से भी अधिक, ठीक है, 15 मीटर तक चली जाती है।
ये समुद्र तट को पार कर सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक पहुंच जाती है। ठीक है, कहां पहुंच जाती है? सैकड़ों किलोमीटर अंदर तक पहुंच जाती है समुद्र तट से पार करके। तटीय क्षेत्रों में सुनामी की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो जाती है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 1 घंटे में 50 किलोमीटर, मतलब यहां से अल्मोड़ा पहुंच जाएगा 1 घंटे में पानी। सोचो, गाड़ी में नहीं पहुंच पाओगे, सुनामी में पहुंच जाओगे। सोचो, सुनामी दिन अथवा रात कभी भी उत्पन्न हो सकती है। ये अत्यंत विशालकाय एवं विनाशकारी होती है। क्लियर है? सुनामी समुद्र से मिलने वाली नदियों तथा जलधाराओं में पहुंचकर उनमें तूफान पैदा कर देती हैं। सुनामी लहरें एक के बाद एक आती हैं। प्राय सुनामी की प्रथम लहर सबसे विशाल नहीं होती है। पहली लहर के बाद इसका खतरा कई घंटों तक बना रहता है। सुनामी के कारण समुद्र तट का पानी घट जाता है, क्योंकि पानी तो दूसरी जगह चले गया ना। समुद्र तट नजर आने लगता है। ऐसा सुनामी आने से पहले घटित होता है। अतः इसे प्रकृति की ओर से सुनामी की चेतावनी समझकर सुरक्षा उपाय हमने शुरू कर लेने चाहिए। सुनामी के क्या प्रभाव पड़ते हैं? बोल रहे हैं सुनामी समुद्र तटीय क्षेत्रों में विध्वंस के लिए विख्यात है। समुद्र के जो आसपास के तट हैं वहां पर विध्वंस पैदा कर देते हैं, नुकसान कर देते हैं। इनका दुष्परिणाम लंबे समय तक क्षेत्र विशेष को प्रभावित करता है। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में भवन, सड़कें, संचार साधन, परिवहन एवं अन्य आवश्यक सेवाओं और संसाधन क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इन समुद्री लहरों द्वारा तटीय क्षेत्र पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि इनकी विध्वंस शक्तियां समुद्री तटों की ओर प्रभाव के समय बहुत अधिक हो जाती हैं। इसका कारण होता है इन लहरों का समुद्र तट की ओर तेजी से गति, बहुत तेजी वेग से, मतलब ये आती हैं, ऐसा बता रहे हैं। अब देखिए प्राथमिक उपचार से क्या तात्पर्य है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सा योजना के संगठक को अंग्रेजी में DRABC कहते हैं। ठीक है, डी का अर्थ है खतरे को देखना, आर का मतलब है अनुक्रिया, ए का मतलब है पीड़ित के वायु मार्ग का निरीक्षण करना, पीड़ित है वायु मार्ग, बी का मतलब है सांस लेना या सांस प्रक्रिया का निरीक्षण करना, सी का अर्थ है वायु परिसंचरण क्रिया करना। ठीक है, तो प्राथमिक सहायता के मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, किसी दुर्घटना के तुरंत बाद किए गए ऐसे उपाय जिनके द्वारा पीड़ित की हालत को और अधिक बिगड़ने से रोका जा सके। कोई पीड़ित है, किसी को दुर्घटना हुई है, उसकी हालत और खराब ना हो, ऐसे कोई उपाय करो आपकी और हालत खराब ना हो। ठीक है, तो प्राथमिक चिकित्सा का या सहायता कहलाती है। जैसे क्या है? पीड़ित व्यक्तियों की हालत को बिगड़ने से रोकना, इसका उद्देश्य है। मूल्यवान जीवन की रक्षा करना, देखो जीवन से बड़ा कोई मूल्यवान नहीं है, समझो। किसी इंसान के लिए उसकी सबसे बड़ी धरोहर उसका जीवन है क्या? नहीं, बताइए, उससे बढ़ के कोई धन है क्या? नहीं है, बिल्कुल, और कोई चीज नहीं है। जान है तो जहान है, आपने सुना होगा। ठीक है, जान है तो जहान है। एक प्राण बचे तो लाखों पाए, अगर प्राण बच जाएगा आपका तो आप लाखों रुपए मिल जाएंगे आपको फिर, पर प्राण नहीं बचेंगे तो दिक्कत है, लाखों रुपए से क्या करोगे? स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। प्राण रक्षा के लिए हवा श्वास रक्षण की सामान्य स्थिति को प्राथमिकता देना होता है। आपदा उपशमन के उपायों का शीघ्र उपयोग करना। ठीक है, देखो खोज और बचाव दल के मुख्य उद्देश्यों को लिखिए, बोल रहे हैं। ठीक है, या खोज तथा बचाव दल के क्या कार्य हैं? तो खोज एवं बचाव कार्य दल का प्रमुख उद्देश्य आपदाग्रस्त क्षेत्र में फंसे लोगों की हर प्रकार से सहायता करना है। ठीक है, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए खोज एवं बचाव कार्य दल अपने उपलब्ध संसाधनों तथा सुरक्षा तकनीकी उपायों का प्रयोग पर्याप्त रूप से उपयोग करते हैं। खोज एवं बचाव कार्य दल के अन्य निम्नलिखित उद्देश्य हैं। पहला है क्षतिग्रस्त भवनों में फंसे व्यक्तियों को निकालना तथा उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद उन्हें चिकित्सा के लिए भेजना। ठीक है, दूसरा क्या है? क्षतिग्रस्त इमारतों एवं मलबे के नीचे दबे जीवित लोगों को बचाना। करेंगे नहीं करेंगे बताओ? जो मलबे के नीचे दबे हैं उनको निकालेंगे ना, तभी तो बचेंगे, नहीं तो वो तो ऐसे मर जाएंगे अंदर दबे दबे। खतरनाक रूप से क्षतिग्रस्त इमारतों या ढांचों को अस्थायी रूप से सहारा देना, उनका बचाव करने के लिए तुरंत आवश्यक कार्रवाई करना। मृतक के शवों को स्थानीय प्रशासन को सौंपना तथा निपटान प्रबंधन कार्य में सहयोग करना। स्थानीय समुदाय के लोगों को स्वयं तथा पीड़ितों की सहायता हेतु सामग्रियों के प्रयोग का प्रशिक्षण, प्रदर्शन एवं विशेष प्रकार की जानकारी प्रदान करना। स्थानीय समुदाय के लिए
राहत कार्यों और सामग्री वितरण में सहयोग प्रदान करना, और आवास, भोजन, चिकित्सा तथा आवश्यक आवश्यकताएं जैसे पेयजल हो गया, सफाई हो गया आदि कार्यों में सहयोग प्रदान करना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है, तो राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई? 1976 में। 1976 में। कैसे याद रखोगे? जैसे 1986 में उपभोक्ता अधिनियम था, उससे 10 वर्ष पूर्व। ठीक है, 1976 में। क्लियर है? अब आपसे पूछ सकता है, देखो भूकंप आपदा से सुरक्षा हेतु उपाय का उल्लेख कीजिए। तो भूकंप से कैसे मतलब आप सुरक्षा पाएंगे? तो देखो आप लिख सकते हैं भूकंप रोधी मकान बनाने। ठीक है, तो भूकंप आपदा पर पूर्ण नियंत्रण मानव के वश से बाहर है। ठीक है, तो भूकंप पर आप पूरा कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ठीक है, इस आपदा से बचाव एवं जन धन की क्षति को कम करना आवश्यक है। क्या उपाय है? देखो भूकंप के संवेदनशील क्षेत्रों का सीमाकरण एवं मानचित्रण किया जाना चाहिए। जनसामान्य को सुरक्षित उपाय के प्रति जागरूक भी करना चाहिए। भूकंप संवेदनशील क्षेत्रों में भूकंप रोधी मकान बनाने के लिए जनसामान्य को प्रेरित करना चाहिए। ऐसे मकान बनाना चाहिए जो भूकंप रोधी हो। ठीक है, भूकंप से उसमें इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, यद्यपि कोई इमारत भूकंप प्रूफ नहीं होती है, परंतु कुछ विशेष सावधानियों और तकनीकी उपयोग से माध्यम से भूकंप प्रतिरोधी इमारतें बनाई जा सकती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करके, बहुत ज्यादा मटेरियल यूज करके होता है। ठीक है, भूकंप रोधी मकान बनते हैं, पर मतलब 100% वो नहीं होता, भूकंप से नहीं बच सकते हो, पर मतलब काफी हद तक बच सकते हो। ठीक है, मतलब नॉर्मल मकान से मतलब अच्छे सुरक्षित होते हैं, ऐसा माना जाता है। जन सामान्य को भूकंप के दौरान और बाद में करने और न करने योग्य बातों की जानकारी। भूकंप के दौरान जब भूकंप आ रखा है तब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए पता होना चाहिए आपको। ठीक है, भूकंप सुरक्षात्मक उपायों को प्रभावी बनाने के लिए भूकंप भविष्यवाणी एवं पूर्वानुमान प्रणाली को संशोधन किया जाना चाहिए। भूकंप पूर्वानुमान प्रणाली के क्षेत्रों में भारत अभी बहुत पीछे है। ठीक है, विकसित देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान में भूकंप के पूर्वानुमान के संबंध में चल रहे प्रयासों से कुछ आशा जगी है कि आने वाले समय में भूकंप का निश्चित पूर्वानुमान लगाना संभव हो सकेगा। भूकंप आने से पहले आपको पता चल जाएगा ये भूकंप आने वाला है। ठीक है, ये चीज है। अब भूस्खलन के लिए जिम्मेदार कारणों का उल्लेख कीजिए। तो भूस्खलन, तो इसके लिए मतलब कारण क्या है भाई? ये तो एक तो वृक्षों का अंधाधुंध कटान कर सकते हो, है ना, अति पशुचारण बोल सकते हो, है ना, ये तो है, या वहां पर पानी की कोई निकासी का प्रबंधन न होना, ये बोल सकते हो। पैर पड़ना क्यों पड़ रहा है? या तो वहां पर पेड़ नहीं है, पेड़ जकड़े रखता है ना, या अधिक विकास भी भूस्खलन का कारण है। ठीक है, अधिक विकास, अधिक खनन करना, ये सभी क्या बोल रहे हो आप? भूस्खलन के लिए कारण है। ठीक है, भूकंप की वजह से भी हो जाते हैं कई बार, वर्षा तेज की वजह से भी हो जाते हैं, और ऐसी आपातकाल के दौरान कौन सा रेडियो विशेष रूप से उपयोगी है? हेम रेडियो। ठीक है, हेम रेडियो। अब पूछ सकते हैं आपसे कि राष्ट्रीय सूचना केंद्र, एनआईसी का फुल फॉर्म है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो एनआईसी का फुल फॉर्म राष्ट्रीय सूचना केंद्र। ठीक है, इस पर टिप्पणी आ सकती है, तो क्या लिखेंगे आप? यह संचार नेटवर्क भारत सरकार की सूचना सेवा और सूचना तकनीकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान है। यह सूचना और संचार तकनीकी के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह संस्थान केंद्र और राज्य सरकार के विभागों को जिलों के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकीकरण के प्रयोगों को बढ़ावा देती है। इनके लिए एनआईसी के एक राष्ट्रव्यापी आईसीटी नेटवर्क निकनेट स्थापित किया गया है। कौन? निकनेट, जिसके साथ केंद्र सरकार के विभागों और सभी राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवालय एवं भारत के लगभग 640 जनपद मुख्यालयों को सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं के लिए जोड़ा गया है। भारत सरकार ने इस राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार तंत्र को क्या नाम दिया है? निकनेट। क्या है ये निकनेट? राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार तंत्र है। लिख लीजिए, निकनेट क्या है? राष्ट्रव्यापी कंप्यूटर संचार तंत्र। एक और पूछ सकता है एमेच्योर यानी कि हैम रेडियो। ठीक है, तो हैम रेडियो किसी अलग प्रकार का रेडियो नहीं है, बल्कि इस रेडियो का संबंध अलग प्रकार के नियमों से है। यह नियम अंतरराष्ट्रीय टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा विभिन्न फ्रीक्वेंसी के लिए प्रसारित किए जाते हैं। भारत में इन नियमों का नियमन संचार मंत्रालय के वायरलेस प्लानिंग एवं समन्वय प्रकोष्ठ द्वारा किया जाता है।
इस नियम के अनुसार निर्धारित फ्रीक्वेंसी का प्रयोग केवल शिक्षा, शोध एवं व्यक्तिगत कार्यों के लिए विशेष अनुमति लिए जाने पर किया जा सकता है। ठीक है, तो हेम रेडियो एक ऐसा रेडियो है जिसका प्रयोग विशेष नियमों के अंतर्गत गैर व्यावसायिक कार्यों तक सीमित है। इस रूप में यह रेडियो सामान्य रेडियो से भिन्न है। इसके अतिरिक्त इस रेडियो में भूमि पर स्थापित ढांचे का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो आपातकाल की स्थिति में भी प्रयोग करते हैं इसको, है ना, जो मेन यूज है इसका वैसे। इसलिए आपातकाल में जब सामान्य जनसंचार व्यवस्था ठप हो जाती है, नेटवर्क चले जाते हैं अपने, तब हेम रेडियो विशेष रूप से उपयोगी है। इस रेडियो के प्रयोग के लिए ऊर्जा की आवश्यकताएं भी अत्यधिक सीमित मात्रा में होती हैं। बहुत कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना, जैसे चार्ज वगैरह ना बहुत कम चाहिए होता है इसके लिए। इसका प्रयोग यह सुविधा रहती है कि बिजली व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाने पर भी बैटरी जनरेटर से आसानी से चलाया जा सकता है। ठीक है, ये तो गवर्नमेंट जो ऑफिस होते हैं ना वहां पर रहता है, समझ क्यों रहता है, कभी इमरजेंसी के समय जैसे नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो फिर भी बात हो सके। क्योंकि देखो यहाँ पर दिक्कत होगी हमारे वहाँ एरिया में, और देहरादून इन्फॉर्मेशन जाननी है तो दिक्कत नहीं हो जाएगी, किसी बंदे को भेजना पड़ेगा, हो सकता है रोड भी खराब हो, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अगला, तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सूखा आपदा प्रबंधन किसके अंतर्गत आता है? तो इसके अंदर आएगा कृषि मंत्रालय। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना का आदर्श वाक्य क्या है? मैं नहीं तुम। ठीक है, मैं नहीं तुम, ये आरोप नहीं लगा रहे हैं, मैंने नहीं किया तुमने किया, ऐसा नहीं बोल रहे। यहाँ पर कभी भी कोई इमरजेंसी होती है, कोई दुर्घटना होती है, कोई आपदा आती है, तो पहले दूसरे का। ठीक है, अब जिला आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होगा? जिलाधिकारी, डीएम। ठीक है, तो एनडीआरएफ का गठन कब किया गया? 2006 में। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, अब ये पूछ सकता है राष्ट्रीय स्तर पर नाभिकीय आपदा प्रबंधन हेतु नोडल मंत्रालय कौन सा है? गृह मंत्रालय। कौन सा है? गृह मंत्रालय है। ठीक है, याद रखिएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए, देखिए यूएनडीपी का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, और एनडीआरएफ का नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। ठीक है, एनसीसी का नेशनल क्रेडिट कोर। एनसीसी का गठन किस वर्ष किया गया? तो ये 1948 में किया गया। ठीक है, एनएसएस का कब हुआ? 1969 और 70 के बीच में। ठीक है, उस एक कार्यक्रम का नाम बताओ जिससे विद्यार्थी को आपदा प्रबंधन कार्यक्रम में सहायता मिलती है। तो एनसीसी है। ठीक है, तो एनएसएस के कार्यक्रम गतिविधियों का निर्माण केंद्र सरकार के किस मंत्रालय द्वारा होता है? तो युवा मामले और खेल मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, राष्ट्रीय सेवा योजना का वाक्य आपने नॉट मी नॉट यू बट वी। ठीक है, ये आदर्श वाक्य। एनएसएस का पूरा नाम जानती है, नेशनल सर्विस स्कीम। अब देखिए, विद्यालय आपदा प्रबंधन नियोजन से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक समुदाय में विद्यालय भवनों या प्रायः बहुउद्देशीय भवनों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, विद्यालय द्वारा देश का अमूल्य संसाधन है। ठीक है, ये समुदाय कार्यक्रम के केंद्र आपातकाल के शरण स्थल तथा पुस्तकों, तकनीकी उपकरणों के भंडारण होते हैं, इसलिए इनको प्राकृतिक जोखिम के लिए संवेदनशील भी माना जाता है। अतः विद्यालय को असंवेदनशील बनाए या जोखिम से सुरक्षित रखना अति आवश्यक है। क्या नहीं बताओ? इसके लिए विद्यालय केंद्रीय आपदा प्रबंधन नियोजन किया जाना आवश्यक है, जिससे स्कूल के छात्रों को आपदा पाठ्यक्रम के दौरान आपातकाल के प्रति जानकारी प्रदान मिलती है। ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए विद्यालयों के भवन, बच्चे, अध्यापक और विभिन्न संवेदनशील पक्षों को सम्मिलित कर किया जाने वाले प्रबंधन को ही विद्यालय आपदा प्रबंधन कहते हैं। ठीक है, सबको समझ किया जाएगा इसमें। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन है, तो क्या बोले कैसे मतलब आप विद्यालय भवनों की प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके बहुत सारे उपाय हैं, जैसे प्राकृतिक जोखिमों के प्रति विद्यालय भवनों की संवेदनशीलता को कमी लाने के लिए राज्य योजना का विकास किया जाना चाहिए, जिससे सभी संबंधित संस्थानों का सहयोग एवं समन्वय आपसी समझ से हो। वर्तमान विद्यालय भवनों का एक डेटाबेस या प्रारूप तैयार होना चाहिए, अगली कार्यनीति विकसित की जा सके, जिससे, है ना, कहाँ खराब है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है ना,
ऐसी विद्यालय संरचना जिसकी समुचित रखरखाव नहीं किया जा रहा है, प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अधिक संवेदनशील है, जहां पर ज्यादा मेंटेनेंस नहीं करते हैं, वहां ज्यादा डेंजरस एरिया है। विद्यालय के प्रति जोखिम का न्यूनीकरण केवल सरकारी अभिकरणों का उत्तरदायित्व नहीं है, शिक्षा के क्षेत्र में संवेदनशीलता को हटाने के लिए अध्यापक, छात्रों, अभिभावकों आदि सभी को प्रभावशाली पहल करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें सबका प्रयोग का यूज होना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा समुदाय के स्तर पर आपदा की तैयारी के लिए कौन कौन से 4 आवश्यक कदम उठाने चाहिए, तो स्थानीय क्षेत्र की प्रारंभिक जानकारी, जन जागरूकता, संपर्क क्षमता का उपयोग, समुदाय की भागीदारी एवं समुदाय के आधार पर स्थिति का विश्लेषण, कार्यबलों का उनकी क्षमताओं के आधार पर उत्तरदायित्व और आपदाओं का मुकाबला करने के लिए नकली अभ्यास मतलब प्रैक्टिस करना। ठीक है, प्रशिक्षण लेना। और अगर पूछेगा सामुदायिक परियोजना की 5 प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो सामुदायिक परियोजना का निर्माण समुदाय के लोगों द्वारा समुदाय के लोगों के लिए आपातकाल में होने वाली क्षति को कम करना, और समुदाय योजना का उद्देश्य सभी लोगों को संकट का मुकाबला करने योग्य बनाना है, नहीं है। इस परियोजना में अपनी क्षमता अनुसार समुदाय के सभी लोगों की भागीदारी एवं दायित्व को सुनिश्चित करना है। यह परियोजना लोक केंद्रित होती है, जिसमें यह आवश्यक नहीं कि यह बिल्कुल ठीक ठीक है ना, परंतु ये क्या होती है सबके लिए वो जो वहां पर आपदा होगी उसको दूर करने में सहायक होती है। सब में समुदाय का सबकी स्वीकृति होना आवश्यक है, इसलिए लोक कल्याण का तभी हो पाएगा ना जब सबकी समिति होगी समुदाय में ना।